हेलो, नमस्कार। रतन इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आपको कुछ सिंथेसिस करवाते हैं, अर्थात संयोजन। सिंथेसिस सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजन, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को संयोजित करके एक नया वाक्य बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। आइए कुछ ऐसे ही वाक्य आज आपको सिखाते हैं, बनाते हैं। आज का ये पहला सेंटेंस है, he took rest। उसने विश्राम किया, उसने आराम किया। he taught he taught me English। उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया। he took rest। उसने विश्राम किया पहले। he taught me English। और उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया। तो पहले ये देखना है कि पहले ये काम हुआ है या ये काम हुआ है। पहले उसने विश्राम किया है और उसके बाद में उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया है। ठीक है। और ये टेंस जो ये पास्ट डेफिनेट है, ये भी पास्ट डेफिनेट का है, दोनों ही पास्ट डेफिनेट का है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है देखने की कि दोनों ही वाक्यों का, दोनों ही सिंपल सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस है। इसमें कैसे पता चलेगा कि सिंपल सेंटेंस है? देखना ये है कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब काम करता है। जैसे इस वाक्य में भी एक ही वर्ब है, ये टाउट। इसमें भी एक ही वर्ब है, टाउट। तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। दूसरा कोई इसमें वर्ब नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो ये भी सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस है। पर यहाँ क्या है कि देखने की बात यह है कि दोनों ही वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही है। इसमें भी ही है और इसमें भी ही है। यानी इन दोनों काम को करने वाला व्यक्ति जो है एक ही व्यक्ति है। ही आराम करने वाला है और ही मुझे अंग्रेजी पढ़ाने वाला है। यानी व्यक्ति एक ही है जो दो काम कर रहा है। आराम करने का काम भी वही कर रहा है और मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का काम भी वही कर रहा है। अब हमें इनको, इन दोनों ही सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके, संयोजित करके एक नया वाक्य बनाना है। तो आइए बनाते हैं। अब दोनों कार्यों में गैप देखना है कि गैप कितना है। कि ही टुक रेस्ट, उसने विश्राम किया। तो विश्राम किया समय तो लगेगा इसमें, उसके बाद में उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया, है ना। तो आप क्या करते हैं कि इसको अब क्या बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हुए हम इस वाक्य को हल करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हुए, यानी इसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके उसके बाद दूसरा वाक्य नोट करते हैं। आइए देखते हैं। तो पार्टिसिपल ये परफेक्ट का है, तो इसमें इसको हटाएंगे। इसकी जगह क्या लिखेंगे, हैविंग। हैविंग टेकन, क्योंकि परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल के अंदर हैविंग, हैव का तो हैविंग करना ही है, क्योंकि हैव थर्ड फॉर्म तो लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में, आपको मालूम है टेंस के अकॉर्डिंग। अब क्या है कि हैविंग टेकन करके टू, यानी इसकी जो फॉर्म होती है टेक टू टेकन, तो इसमें क्या करें, हैविंग टेकन रेस्ट। हैविंग टेकन रेस्ट, विश्राम करने के बाद, कॉमा, हैविंग टेकन रेस्ट, विश्राम करने के बाद, फिर कॉमा लगाइएगा। पहला वाक्य हो गया कंप्लीट। फिर दूसरा वाक्य लिखना है। अब फिर इसको दूसरी एबीसीडी में लिखना है, यानी कि स्मॉल लेटर्स का यूज करते हुए एच लिखना है। इसी एच को यहां नहीं लिखना है, इसका स्मॉल लेटर बना करके एच लिखना है। तो ही टाउट, ही टाउट मी इंग्लिश, ही टाउट मी इंग्लिश। ये हुआ, ये इसका आंसर बन गया। हैविंग टाउट, हैविंग टेकन रेस्ट, विश्राम करने के बाद। हैविंग टेकन रेस्ट का मतलब है विश्राम करने के बाद। ही टाउट मी इंग्लिश, उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया या सिखाया। ये हुआ। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं।
राजू received the message. राजू रिसीव द मैसेज, राजू ने संदेश प्राप्त किया। राजू ने क्या प्राप्त किया? संदेश। राजू ने संदेश प्राप्त किया। he went to नौहर। राजू रिसीव द मैसेज, राजू ने मैसेज को प्राप्त किया। he went to नौहर, वह नौहर गया। तो पहले नौहर गया, उसके बाद में संदेश प्राप्त किया, या पहले संदेश प्राप्त किया उसके बाद वो नौहर गया? क्योंकि संदेश प्राप्त किया तभी तो संदेश में लिखा हुआ था कि उसको नौहर जाना था। तो पहले ये संदेश को प्राप्त करेगा, उसके बाद में नौहर वो गया, ये हुआ इसमें। तो बात ये, पहले ये काम हुआ है, उसके बाद में ये काम हुआ है, ये आपको जानना पड़ेगा। ये जानने के बाद ही आप इसको बदल पाएंगे, नहीं तो इसको आप अगर हल करने लग जाएंगे, इसको परफेक्ट करने लग जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल इसका बनाने लग जाएंगे तो गलत बैठ जाएगा फिर। तो इसको लेना है, इसको लेना है, ये आपको फाइनल पहले करना होगा। आगे देखते हैं। तो राजू, अब राजू ही तो है, यही व्यक्ति इस काम को किया है, यही व्यक्ति यहाँ गया है, यानी नौहर जाने वाला भी तो राजू ही है और संदेश प्राप्त करने वाला भी राजू है, दोनों एक ही व्यक्ति है। तो अब देखना है कि इसको प्राप्त करने के बाद वह नौहर गया है, तो यही आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे इसमें भी। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर बनेगा हैविंग received the message having received the message, संदेश प्राप्त करने के बाद, अब यहाँ कोमा लगाएंगे, यहाँ राजू नहीं लिखना है, राजू दूसरे वाले इसको यहाँ से हटाएंगे, ठीक, क्योंकि हमें नाउन चाहिए, नाउन राजू है तो हमें प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं होगी, तो ही नहीं लिखना है। नाम होता है तो नाम लिखना जरूरी होगा, क्योंकि प्रोनाउन तब लिखते हैं ना कि जब नाम हमारे पास नहीं हो। इसमें हमारे पास में ही था, इसमें भी ही था, तो हमारे पास में प्रोनाउन नहीं था तो हमने प्रोनाउन का यूज किया, ठीक है, दूसरे वाले वाक्य में। अब इसमें प्रोनाउन है, इसमें नाउन दिया है, तो दोनों ही व्यक्ति एक ही है, पता चल गया। अब इस राजू को यहाँ लिखना है, ही को नहीं लिखना है, क्योंकि दोनों एक ही है तब। अब क्या करेंगे, यहाँ राजू लिखेंगे, तो नाम का पहला अक्षर है वो पहली विसिडी में लिखते हैं, राजू। अब क्या करना है, वेंट, राजू वेंट टू नौहर, ये हो गया। हैविंग रिसीव्ड द मैसेज, संदेश प्राप्त करने के बाद राजू वेंट टू नौहर, राजू नौहर गया, ये हो गया। तो दोनों ही वाक्य जो है, दोनों ही सेंटेंस जो है, दोनों ही क्वेश्चन के जो आंसर बने हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल पर आधारित है। अगला देखते हैं। They heard the news, उन्होंने समाचार सुना, heard the news, उन्होंने समाचार सुना, they went to their friend, वे अपने दोस्त के पास गए, वे अपने मित्र के पास गए। They heard the news, उन्होंने समाचार सुना, उन्होंने खबर सुनी। They went to their friend, वे अपने दोस्त के पास गए, वे अपने मित्र के पास गए। तो पहले उन्होंने समाचार सुना, तभी तो वो अपने दोस्त से मिलने गए ना, तो ये बात ध्यान रखनी है। पहले वो मिलने नहीं गए हैं, पहले उन्होंने समाचार को सुना, तो देखना है ये। तो दोनों ही वाक्यों का सब्जेक्ट है वो एक ही है, तो हमें यहाँ क्या करना है कि सुनने के बाद में वो गए हैं, तो ये बात ध्यान रखनी। दोनों कार्यों में थोड़ा गैप है,
गैप है तो ये किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल में जाएगा ये। तो हैविंग हर्ड द न्यूज ऐसे लिखना है, तो इसमें लिखना है हैविंग, तो हैविंग करिएगा इसको, हैविंग हर्ड, हैविंग हर्ड द न्यूज, हैविंग हर्ड द न्यूज, समाचार सुनने के बाद, हैविंग हर्ड द न्यूज समाचार सुनने के बाद, दे went to dear friend, वे अपने दोस्त के पास गए। ये होगा हैविंग हर्ड द न्यूज, समाचार सुनने के पश्चात, दे वेंट टू डियर फ्रेंड, अपने दोस्त के पास गए, वे अपने दोस्त के पास गए, समाचार सुनने के बाद वो अपने दोस्त के पास गए। तो ये इस प्रकार से किया जाएगा, ये था प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल से बना हुआ है ये। अगला देखना है, चौथा है I packed my luggage I packed my luggage, मैंने अपने सामान को बांधा, पैक बांधना, ठीक है। I packed my luggage, लगेज कौन सा, यात्रा के समय ले जाए जाने वाला सामान, यानी कि रेल का जो सामान हो, रेलवे यात्रा के समय हम जो सामान ले जाते हैं लगेज होता है। तो I packed my luggage, मैंने अपने सामान को बांधा, और उसके बाद में क्या किया, कोमा लगा दिया, पहला सेंटेंस ये था। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है I went to the स्टेशन, I went to the station, मैं स्टेशन गया। I packed my luggage, I went to the station, पहले मैं स्टेशन चला गया, या उसके बाद में मैं वापस आया हूँ और ये सामान बांधना था, उसके बाद में I packed my luggage, उसके बाद में मैंने सामान बांधा, ये काम बाद में हुआ है, पहले मैं स्टेशन चला गया, या फिर पहले मैंने सामान बांधा है फिर मैं स्टेशन गया हूँ, कौन सा काम पहले हुआ ये जानना जरूरी है। तो पहले अपना सामान को तैयार किया, नहीं बांधा, उसके बाद में ही स्टेशन गया होगा ना, तो ये काम करने के बाद में ये काम किया, दूसरा काम किया, तो ये दोनों के काम के बीच में गैप है, थोड़ा अंतर है इसमें। तो इस अंतर को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे इस वाक्य में, और इस वाक्य को ज्यों का त्यों लिखेंगे और यहाँ लगाएंगे कोमा, तो ये वाक्य एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है। आइए बनाते हैं, तो इसका बन जाएगा जैसे हैविंग, तो इसमें लिखना है हैविंग, ये हैविंग पैक्ड, PACKED, हैविंग पैक्ड माय लगेज, हैविंग पैक्ड माय लगेज, सामान बांधने के बाद, हैविंग पैक्ड माय लगेज, अपना सामान बांधने के बाद, I went to the station, I went to the station, having packed my luggage, सामान बांधने के बाद I went to the station, मैं स्टेशन गया, ये हो गया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है इसमें, हैविंग प्लस में थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये लगता है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर। उसके बाद दूसरा वाक्य जैसा है उसको लिखा जाएगा। अगला सी फाउंड, अगर मैं इस तरह से लिखता हूं, सी फाउंड ए लेटर, दोबारा देख लीजिए, शी ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला,
सी ओपन दी डोर, उसने दरवाजा खोला, पहले उसने दरवाजा खोला। सी ओपन दी डोर, ये पास्ट डेफिनेट का है। सी ओपन दी डोर, उसने दरवाजा खोला। सी फाउंड ए लेटर, शी फाउंड ए लेटर इन द रूम, इन द रूम। ये हुआ। सी ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। सी फाउंड ए लेटर, उसे एक पत्र मिला इन द रूम, कमरे में। तो अब इसको देखना है कि किसके बाद में क्या हुआ है। पहले ये काम हुआ है, दरवाजा खोला गया ना, उसके बाद में क्या हुआ कि कमरे में पत्र पाया गया। तो पाया किसको, यही तो कमरे को खोलने वाली है, दरवाजे को खोलने वाली है, और इसी को ही वो पत्र मिला है। तो ये एक ही व्यक्ति है। तो पहले वाले सी को तो हम हटा ही देते हैं, इसको तो लिखा नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब दोनों का सब्जेक्ट एक ही होता है ना, दोनों काम को करने वाला व्यक्ति एक ही है यहाँ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अलग होता है तो फिर हमें लिखना अलग ढंग से पड़ेगा, तो इसको लिखा जाएगा, फिर ये मतलब हुआ। अगर हम दोनों का सब्जेक्ट एक ही है तो हमें एक को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे को लेना पड़ेगा, ये मतलब हुआ। अगर वहाँ प्रोनाउन है, यहाँ नाउन है, तो नाउन को वहाँ लेना पड़ेगा, पहले वाले को उसके अनुसार पार्टिसिपल के अनुसार लिखा जाएगा कौन सा है वो। अब ये क्या है, ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखा जाएगा, क्योंकि दरवाजा खुलते ही उसको वो पत्र दिख गया था कमरे में। तो दरवाजा खुलने में और पत्र को देखने में देर नहीं लगी। उसको खोलते ही दरवाजा इस तरह होते ही पत्र उसको पड़ा हुआ दिखाई दे दिया था, यानी कि खोलते ही, यानी गैप इसमें बहुत कम है, बिल्कुल जरा सा ही हो सकता है, लेकिन बिल्कुल नहीं के बराबर है वो भी। तो अब हम इसमें जब गैप बहुत कम रहता है ना, तो हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, वर्ब प्लस में आईएनजी। जब हम वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म जो भी दिया गया, सेकंड फॉर्म है, जो भी वर्ब दिया गया है उसको हम फर्स्ट फॉर्म में ले आए पहले। तो उसके बाद में उस वर्ब के अंत में जो ई लिखा है उस ई को हटा दीजिएगा, क्योंकि आईएनजी हमें जोड़नी होगी उसके साथ में, कि तभी तो उसको पार्टिसिपल बना पाएंगे। तो आईएनजी जोड़ेंगे, क्योंकि आईएनजी का जो फर्स्ट लेटर है वो आई से है शुरू, यानी आईएनजी। तो पहले आई क्या है, वो श्योर है, और आगे जो वर्ब है उसके अंत में ई लिखा है। तो जब हम किसी वर्ब के आखिर में आईएनजी जोड़ेंगे, श्योर वाली चीज जोड़ेंगे, तो आखिर में जो ई होता है उसको हटाकर ही आईएनजी जोड़ा जाएगा, और उसको हटाना पड़ेगा ई को। ई की होती है आईएनजी कभी नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आइए इसको बनाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, ओपनिंग द डोर, ओपनिंग, ये हो गया ओपनिंग, ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलकर, दरवाजा खोलकर, तो खोलकर, ठीक है ना, या खोलते हुए, दरवाजा खोलते हुए या दरवाजा खोलकर, दोनों ही बातें हैं इसमें, दोनों ही अर्थ बनता है इसका। तो ते हुए या कर या करके, ऐसा इसके लिए ओपनिंग खोलकर या खोलते हुए या खोल करके, ऐसा हुआ। तो ओपनिंग द डोर कोमा लगाइएगा, ओपनिंग द डोर। अब यहाँ क्या करना है, सी फाउंड ए लेटर इन द रूम, सी फाउंड, सी फाउंड a letter, a letter, a letter in the room, in the room, equal, complete हुआ आंसर। Opening the door, she found a letter in the room। आइए अगला वाक्य बनाते हैं। अगला अगला देखना है। He switched off the light, he switched off the light, उसने रोशनी बुझा दी। He switched off the light, उसने रोशनी बुझा दी। He went, he went to, he went to bed, he switched off the light, उसने रोशनी बुझा दी। He went to bed, वह बेड पर चला गया, पलंग पर चला गया। अब क्या करना है,
कि बुझाते ही वो उस पर चला गया, पलंग पर चला गया। इसमें देर नहीं है, इसमें कोई गैप नहीं है, इसमें बुझाते ही वो पलंग पर चला ही गया, बुझाया बुझाते ही वो चला गया उस पर। ठीक है, इसमें गैप बहुत कम, यानी कि इस तरह से बुझाया और चला गया, देर नहीं है इसमें। तो ये इसमें गैप नहीं है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में बन जाएगा, प्रेजेंट में। तो इसको इस तरह से बनाते हैं, स्विचिंग। तो इसका आंसर रहेगा स्विचिंग, स्विचिंग ऑफ द लाइट, ऑफ द लाइट, रोशनी बुझाकर, रोशनी बुझाते हुए या रोशनी बुझाकर, he went to bed, वह पलंग पर चला गया। स्विचिंग ऑफ द लाइट, he went to bed, स्विचिंग ऑफ द लाइट, रोशनी बुझाकर या रोशनी बुझा करके या रोशनी बुझाते हुए he, वह पलंग पर चला गया। ये हो गया। देखते हैं अगला। He fell from the tree, he fell from the tree, he fell from the tree, वह पेड़ से गिरा। he fell from the tree, वह पेड़ से गिरा। दूसरा सेंटेंस है he broke, he broke his leg, his leg, उसकी टांग टूट गई। अब ये नहीं कि जैसे आप इसकी हिंदी बना लो कि ब्रॉक, उसने तोड़ डाली हिज लेग, अपनी टांग, उसने अपनी टांग तोड़ डाली। भला कोई व्यक्ति अपनी टांग जानबूझ के कोई तोड़ सकता है क्या? तोड़ेगा क्या? नहीं तोड़ सकता। तो इसकी हिंदी ये नहीं कि उसने अपनी टांग तोड़ ली, टांग तोड़ी नहीं है, टांग टूट गई है उसकी, तो टूटी है, तोड़ी नहीं गई। हिंदी भी इसकी सही बनानी चाहिए। तो देखिए, ही फेल फ्रॉम द ट्री, वह पेड़ से गिरा, ही ब्रॉक हिज लेग, उसकी टांग टूट गई। ये तो अब इसको क्या है कि पेड़ से जैसे ही वो गिरता है ना, गिरते ही टांग टूटी, यानी इसमें गैप नहीं है। जैसे ही वो जमीन से इस तरह से स्पर्श हुआ, टच के साथ ही टूट गया। तो टच होने की देरी या टूटने की देरी, दोनों एक साथ सही हुआ है, तो इसमें गैप नहीं है। या गैप है तो बिल्कुल रंच मात्र ही हो सकता है, ज्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा सा बिल्कुल जरा सा गैप है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे हम कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें ध्यान रखना है। तो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, इसको लिखेंगे फॉलिंग। इसका फेल का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? फॉल, FALL, और ये होगी ING, जो हमने जोड़ करके इसको बना दिया क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गई। ING जोड़ा, इसको इसमें ING नहीं जोड़नी, इसको फर्स्ट फॉर्म में बदलिएगा पहले, उसके बाद में ING लगानी है, जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बना पाएंगे। तो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ट्री, अब ये हो गया। अब दोनों ही वाक्य का सब्जेक्ट एक है ना, एक को हटाइएगा, दूसरे को लिखिएगा। तो इसमें कॉमा हो गया। पेड़ से गिरते ही ब्रॉक हिज लेग, उसकी टांग टूट गई, या पेड़ से गिरकर उसकी टांग टूट गई। ही ब्रॉक, BROKE, ब्रॉक हिज लेग, ये हुआ। फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, पेड़ से गिरकर, ही ब्रॉक हिज लेग, उसकी टांग टूट गई, ये हो गया इसका। आइए अगला बनाते हैं। जैसे अभी लिखते हैं इसमें, सीता कैम हियर, सीता यहाँ आई, सीता कैम हियर, सीता यहाँ आई। सी wanted to see her sister, वह अपनी बहन से मिलना चाहती थी। सीता कैम हियर, सीता यहाँ आई।
सी वांटेड वह चाहती थी, सी वांटेड नहीं होता, सी वांटेड होता है, ठीक है ना। सी वांटेड टू सी हर सिस्टर, वह अपनी बहन से मिलना चाहती थी। अब इसमें क्या है कि हमें पार्टिसिपल का यूज नहीं करना है, इसमें पार्टिसिपल नहीं लगेगा। इसमें इसमें क्या करना है, इंफिनिटिव का यूज करना है। इंफिनिटिव आप जानते हैं फर्स्ट फॉर्म के पहले हम टू लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इंफिनिटिव। तो इसमें टू प्लस में इंफिनिटिव बनाते हैं, यानी टू लगा करके आगे आप वर्ब फर्स्ट लगाएंगे तो ये इंफिनिटिव बन गया। अगर आप टू नहीं लगाएंगे तो बेयर इंफिनिटिव होगा, तो बेयर इंफिनिटिव नहीं चलेगा इसमें, इसमें लगेगा आपका टू इंफिनिटिव, तो ये इंफिनिटिव का हुआ। तो इंफिनिटिव जो है हम जोड़ेंगे, तो पहले हमें जो इसमें लिखा है कि सीता केम हियर, सीता यहाँ आई, तो परिचय देना है कि यहाँ कौन आई, सीता आई, तो ये जरूरी है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीता, तो क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे सीता केम हियर, सीता यहाँ आई, सीता केम हियर, सीता यहाँ आई। अब इसको हटाना है क्योंकि सीता के लिए तो सी आई है ना, तो सी को हटाइएगा, चाहती थी ये हटा दीजिए, आई क्यों आई, अब इसका कारण बताना है, टू सी हर सिस्टर, अपनी बहन से मिलने के लिए। तो ये टू सीधा सी नहीं लिखना है, इस टू को यहाँ से लेकर के टू यहाँ लिखना है, टू सी हर सिस्टर, टू सी हर सिस्टर, SISTER सिस्टर, सिस्टर। सीता केम हियर, सीता यहाँ आई टू सी हर सिस्टर, अपनी बहन से मिलने के लिए, सीता अपनी बहन से मिलने के लिए यहाँ आई, ये हुआ। तो ये जो सेंटेंस है आपको ऐसा वाक्य दिखाई दे तो फिर आप इस तरह से, क्योंकि इंफिनिटिव वाला वाक्य दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि वर्ब के बाद में वर्ब का यूज हुआ, ठीक है ना। तो अब क्या करना है कि इस तरह का वाक्य आप जब देखें तो एग्जाम के अंदर तो आप समझ जाइएगा कि ये इंफिनिटिव से बनने वाला है, नहीं कि पार्टिसिपल से, ठीक, ये बात ध्यान रखने की। नौवा देखते हैं, जैसे अब लिखता हूं मैं यहाँ, he has some duties, he has some duties, उसके कुछ कर्तव्य है, अर्थात कर्तव्य का मतलब है करने योग्य कार्य, ड्यूटीज जो होता है नहीं, ड्यूटीज का मतलब क्या, कर्तव्य, कर्तव्य क्या होता है, करने योग्य जो कार्य है, जो काम करने के लायक होता है, करने के योग्य होता है, उसको हम कर्तव्य कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम सीधे अर्थों में काम कह देते हैं। तो he has some duties, उसे कुछ काम है, उसे कुछ काम है, तो पहला सेंटेंस हो गया ये, उसे कुछ काम है। he must perform them, ये सेंटेंस है। अब पहले क्या है कि he has some duties, उसके कुछ काम है, उसके पास, यानी उसके कुछ काम है, उसके पास कुछ काम है ऐसे नहीं, उसके कुछ काम है। अब मेरा कोई काम है, तो I have some work, मेरा कोई काम है, मेरे काम है, तो ये बोलना है। तो मेरे पास काम है, ये थोड़ा सा सही नहीं बैठता है, तो इसमें क्या है, he has some duties, उसके कुछ काम है, तो उसके कुछ काम है। तो अब क्या करना है कि he must perform, उसे जरूर करना होगा, them, उनको, उसे जरूर उनको करना होगा, यानी जरूर ही वह उनको करेगा, करना होगा, किया तो नहीं, करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे इसमें लिखा है जरूर करना होगा, यानी will certainly perform them, he will certainly perform them, वह उनको अवश्य करेगा, ये मतलब इसके अंदर। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों को यहाँ से हटाना होगा और इसको भी हटाना होगा, ठीक है, क्योंकि them किसके लिए है, ड्यूटीज के लिए है। तो क्या करेंगे इसके लिए, अब हमें इसको लिखना है इस तरह कि अब दोनों ही सब्जेक्ट का, दोनों ही वाक्य का सब्जेक्ट ही है, एक ही व्यक्ति है ना, अब नाम तो नहीं है, दोनों ही एक ही व्यक्ति काम कर रहा है दोनों वाक्यों में, तो हमें एक बार ही लिखना है, दो बार नहीं लिखना है। तो पहले क्या करेंगे, ही लिख देंगे यहाँ, he has some, he has some duties, अब ड्यूटीज लिखना है, ड्यूटीज, he has some duties, उसके कुछ काम है। तो काम क्या होता है, काम तो करने के लिए होता है ना, काम को किया जाएगा, तो he has some duties to perform, यहाँ to लगाना है, to अपनी तरफ से लगाना होगा, ठीक है ना, इंफिनिटिव का काम है ये, तो to perform, perform यानी क्या होता है, करना,
कोई काम करना, जिसको परफॉर्म कहते हैं, यानी प्रदर्शन करना, कोई काम करते हैं तो वो परफॉर्म कहलाता है। तो ही हैज सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, उसके कुछ काम है जो किया जाएगा, ये होगा इसका आगे, और बिल्कुल सही है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस, कमल, कमल हैज ए हाउस, कमल के पास क्या है, एक घर है। कमल का एक घर है, यानी कि कमल के पास एक घर है, ऐसा नहीं। अगर ये बोल रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक चलेगा। कमल हैज ए हाउस, कमल का एक घर है, यानी कमल के पास एक घर है तो कमल का एक घर है। अब क्या करना है, ही वांटेड, ही वांट्स कर दीजिएगा, ही वांट्स टू, क्योंकि ये प्रेजेंट का है तो ये भी प्रेजेंट का होना चाहिए। ही वांट्स टू सेल, ही वांट्स टू सेल इट, वह इसे बेचना चाहता है, वह इसे बेचना चाहता है, ये हुआ इसका। तो क्या करेंगे, अब ही तो हमें लिखना नहीं है, वांट्स भी हमें लिखना नहीं है, तो क्या करना है, कमल लिखना है, क्योंकि कमल के लिए ही आया, दोनों ही वाक्य में सब्जेक्ट तो एक ही काम कर रहा है ना, दोनों ही काम को, बेचने वाला भी कमल है और घर भी कमल का ही है, तो कमल का घर तो कमल ही बेचेगा ना, दूसरा तो कहेगा नहीं बेचने के लिए। तो क्या करना है, कमल हैज ए हाउस टू सेल, बस इतना। इट किसके लिए है, हाउस के लिए है, तो इट को भी छोड़ना होगा, ये भी है इसमें। तो कमल, पहले हम लिखेंगे कमल इस तरह, कमल हैज ए हाउस, हैज ए हाउस। अब आगे लिखना है टू शेल, शेल कौन सा, एस ई डबल एल, ये सेल लिखना है, लेकिन ये सेल नहीं लिखना है, एस एल ई, ये सेल का मतलब विक्रय हो जाता है, बिक्री, तो ये नहीं लिखना है, क्योंकि ये तो नाउन के रूप में आता है, ये सेल, ये वर्ब है, ये नाउन का रूप है, तो इसमें ये लिखना है, वर्ब लिखना है, टू, वर्ब जो है वो टू से जुड़ता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखने की बात। तो कमल हैज ए हाउस टू सेल, कमल के पास बेचने के लिए घर है, यानी कमल का एक घर है जिसे वो बेचेगा, टू सेल, बेचेगा, काम हुआ नहीं, बेचेगा, बेचने के लिए वो बेचेगा, उसे वो बेचना है, बेचा नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, एक्शन इज जो है वो इनकम्प्लीट है इसमें। आगे देखते हैं, अगला देखिएगा, देयर इज ए स्टूडेंट, देयर इज ए स्टूडेंट इन द क्लास, इन द क्लास, कक्षा में एक विद्यार्थी है, कक्षा में एक विद्यार्थी है, he is to be punished, there is a student in the class, कक्षा में एक विद्यार्थी है, he is, अब ये विद्यार्थी है, स्टूडेंट क्या है, एक स्टूडेंट छात्र भी हो सकता है तो छात्रा भी हो सकती है। अब जरूरी नहीं कि इसमें ये पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है, क्योंकि ये तो कौन सा जेंडर है, कॉमन जेंडर है, तो ध्यान रखने की, उभयलिंग है, ये ध्यान रखना है। तो देयर इज ए स्टूडेंट इन द क्लास, ही इज टू बी पनिश्ड। अब यहाँ पता चला कि वो पुल्लिंग में था, ही लग गया। अगर यहाँ सी होता, अगर यहाँ ही या सी कुछ भी ना हो तो ये पता नहीं चलेगा, ये तो सिर्फ ये रहेगा कि छात्र है या छात्रा है, लेकिन इसको विद्यार्थी कहा जाएगा, ठीक है ना, विद्यार्थी छात्र या विद्यार्थी छात्रा, ये। तो इसमें क्या होगा कि ही इज टू बी पनिश्ड, उसको सजा देनी है, दिया नहीं गया, सजा देनी है उसको। तो आइए इसको हल करते हैं। अब इसको हल कैसे किया जाएगा, इसका ये हटा देंगे और ये भी हटा देंगे इसका, और ये लिख देंगे लास्ट में। क्या होगा कि इसको, अब ये पैसिव है, इतना ये पैसिव का टुकड़ा है ये, जो लास्ट में जोड़ा जाएगा, यानी कि हम क्या करते हैं कि पनिश को टू बी पनिश्ड कर देते हैं, ठीक है ना, पनिश को ही टू बी पनिश्ड लिखते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो टू पनिश जहां भी है तो टू का तो टू बी बना देते हैं और पनिश का पनिश कर देते हैं, तो ये ध्यान रखने की बात है। तो हमेशा टू इन्फिनिटिव जो होता है उसको पैसिव में बदलेंगे तो क्या होगा, टू बी पनिश्ड, जैसे इसमें लिखा है। तो आगे टू
प्लस में थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस में थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका। तो देयर देयर इज ए स्टूडेंट, देयर इज ए स्टूडेंट, देयर इज ए स्टूडेंट इन द क्लास। इन द क्लास ये लिखनी पड़ेगी, ये लिखना है इसमें, ये लास्ट में नहीं लिखा जाएगा, इसको ज्यों का त्यों ही लिखना, क्योंकि इन द क्लास पहले वाले वाक्य में, दूसरे में नहीं है ये, तो पहले वाले वाक्य में लिखना है, जैसे है वैसे लिख दिया। अब क्या करना है, टू बी, अब क्या करना है इसको टू बी में लिख दीजिएगा, टू बी पनिश्ड। टू पनिश्ड नहीं होगा, टू बी, क्योंकि बी अपने आप में एक फर्स्ट फॉर्म भी है, तो पनिश्ड, तो ये हो गया टू बी पनिश्ड, कंप्लीट हुआ एक्शन। तो देयर इज ए स्टूडेंट इन द क्लास टू बी पनिश्ड, विद्यार्थी है कक्षा के अंदर जिसको सजा देना है, जिसे सजा देना, दी नहीं गई, देना, सजा दिए जाने के लिए कक्षा में एक विद्यार्थी है, ये भी आप कह सकते हैं इसको। आइए अगला बनाते हैं। अगला सेंटेंस है आई वॉज सैड, मैं उदास था, या मैं उदास हो गया, मैं उदास हो गया था, मैं उदास हो गया। दूसरा सेंटेंस है आई हर्ड, आई हर्ड, आई हर्ड, मैंने सुना, आई हर्ड, मैंने सुना ऑफ हिज फेलियर, ऑफ हिज फेलियर। आई वॉज सैड, मैं दुखी हुआ, मैं उदास हुआ, आई हर्ड, मैंने सुना। अब हर्ड के बाद में या तो हम ऑफ का यूज करते हैं या अबाउट का यूज करते हैं, तो इसमें दोनों ही सही है। तो अब हर्ड अबाउट या हर्ड ऑफ का मतलब है के बारे में सुना। आई हर्ड ऑफ, मैंने के बारे में सुना, किसके बारे में, ऑफ हिज फेलियर, मैंने उसकी असफलता के बारे में सुना, ठीक है ना, मैंने उसके असफलता के बारे में सुना, ये हुआ इसका। तो इसमें क्या करेंगे कि वाक्य को बनाएंगे, तो आई वॉज सैड, आई वॉज सैड ये भी मैं ही हूँ, और इस वाक्य के अंदर जो थे उसकी सफलता को सुना, तो ये भी मैं ही था, दोनों ही काम के लिए मैं ही था। तो इसमें इतना हटा देंगे इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे कि आई लिखने के बाद में वॉज, मैं सैड था, आई वॉज सैड, मैं सैड था। अब क्या करेंगे, इसको डी हटा देंगे, टू हियर कर देंगे, यहाँ से ये टू हियर तो लेना ही पड़ेगा ना, टू हियर, क्योंकि सुनकर ना, टू हियर, तो हियर के आगे हम क्या करेंगे, टू लगाएंगे, तो ये इन्फिनिटिव हो गया। आई वॉज सैड टू हियर, सुनकर मैं उदास था, सुनकर मैं दुखी था, क्या सुनकर मैं दुखी था, उदास था, ऑफ हिज फेलियर, उसकी असफलता को सुनकर, उसकी असफलता के बारे में सुनकर मैं उदास था, मैं दुखी था। आई वॉज सैड टू हियर ऑफ हिज फेलियर, ये आंसर इज करेक्ट। अगला सेंटेंस देखिए, he invested all his money in a business it was it was या ये दिस कर देते हैं, this was not wise, ये बुद्धिमानी नहीं थी। he invested, उसने निवेश कर दिया, all his money, अपना सारा धन निवेश कर दिया, in a बिजनेस, एक व्यापार में,
उसने व्यापार में अपना सारा धन निवेश कर दिया, अपनी पूंजी लगा दी। दिस वॉज नॉट वाइज, ये बुद्धिमानी नहीं थी। तो अब क्या करेंगे कि अब हमें यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, तो ये तो छोड़ना है, इसको तो कुछ बनेगा ही नहीं इसका। तो अब नॉट वाइज, बुद्धिमानी नहीं, तो बुद्धिमानी नहीं थी तो क्या थी, मूर्खता थी। तो फिर अब इस वाइज को, ये वाइज क्या है, एडजेक्टिव है, तो वाइज को यहाँ से लिया, ये वाइज बनाया, ठीक है। वाइज के आगे हमने क्या लगा दिया, अन लगा दिया। तो नॉट वाइज का मतलब क्या, बुद्धिमान नहीं। तो अनवाइज का मतलब क्या हुआ, मूर्ख। तो अनवाइज मूर्ख बन गया, ये विलोम हो गया, उसका अपोजिट बना दिया हमने। अब इस एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, ये अब भी एडजेक्टिव है, यहाँ भी एडजेक्टिव है। अब इसके अंत में एल वाई लगा देंगे, तो क्या हुआ, मूर्खता पूर्वक, ये एडवर्ब बन गया ये। तो एडजेक्टिव से हम एल वाई लगाएंगे लास्ट में तो एडवर्ब बन जाता है, ये ध्यान रखना है। एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है ये भी ध्यान रखना। तो क्या करेंगे कि अब इसको उठा करके यहाँ लगा देंगे, he unwisely invested all his money in a business। सही है बिल्कुल, आइए लिखते हैं, he unwisely उसने मूर्खतापूर्वक, he unwisely invested, उसने मूर्खतापूर्वक पूंजी लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, invested all his money in a business, ये हो गया। He unwisely invested all his money in a business। अब ये बनता है इसका, आप समझ गए हो। तो इस तरह से इसको बनाना आपको सीखना होगा, दिमाग में ध्यान में रखना होगा। आगे इस तरह से लास्ट वाला जो ये जो टुकड़ा है, इसको थोड़ा सा ध्यान में से पढ़ना होगा, ये पॉजिटिव ही है नेगेटिव है, ये देखना होगा क्या बनाया है इसमें। अगला देखिएगा, ये हम क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं, संयोजन कर रहे हैं वाक्यों का। सिंपल सेंटेंस से ही हम सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। अगला देखिएगा, the rain stopped, वर्षा थम गई थी, वर्षा थम गई थी। we went out for a walk, हम बाहर घूमने के लिए निकले, हम बाहर घूमने के लिए निकले। तो we went out, हम बाहर निकले, for a walk, किस लिए, घूमने के लिए निकले। अब ये नाउन की तरह यूज हुआ है, वर्ब को हमने नाउन की तरह यूज किया है। किसी भी वर्ब के आगे अगर हम ए लिखते हैं तो वो नाउन का रूप ले लेता है, और खास करके तभी जब हम डिलेक्सिकल वर्ब की यूज करते हैं। आइए तो क्या करते हैं कि आगे हम इसको बनाते हैं, दी रेन। अब इस वाक्य का सब्जेक्ट रेन है, इस वाक्य का सब्जेक्ट वी है, दोनों ही अलग है। अब हमें क्या करना है कि इस वाक्य के सब्जेक्ट को लिखना होगा, इसको आगे लिखना होगा। तो अब क्या है कि वर्षा रुक गई, इसने तो नहीं रोका ना वर्षा को। अब क्या करना है कि वी वेंट आउट फॉर ए वॉक, हम घूमने के लिए बाहर निकले, वर्षा थम गई। तो वर्षा थमने के बाद हम जो है घूमने के लिए बाहर निकले, ये हुआ इसका। तो आइए अब इसको भी लिखा जाएगा, लेकिन ये किस में लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपका इसमें प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत, लेकिन सब्जेक्ट इसको लिखते हैं। अब इसको लिखेंगे यहाँ, दे रेन हैविंग, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग का यूज करते हैं। हैविंग स्टॉप्ड, बीन नहीं लगाना क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है। हैविंग स्टॉप्ड, द रेन हैविंग स्टॉप्ड, बरसात रुकने के बाद, बरसात रुकने के बाद, रोकी नहीं गई बरसात को, खुद ही रुकी है, रोकी नहीं गई। अगर कोई दूसरा रुकता है तो बीन लग जाता, लेकिन खुद ही रुकी है तो बीन नहीं लगेगा इसमें। तो द रेन हैविंग स्टॉप्ड, बरसात रुकने के बाद, we went out for a walk, घूमने के लिए हम बाहर गए। बरसात रुकने के बाद हम घूमने के लिए बाहर निकले, ये हुआ, बिल्कुल सही है। इस तरह से बना देते हैं आगे।
अगला है अगला सेंटेंस, द हाउस caught fire, the house caught fire। घर ने आग पकड़ लिया था, यानी घर में आग लग गई थी। घर ने आग को पकड़ लिया था, यानी घर में आग लग गई थी। घर आग को पकड़ती नहीं है, घर में आग लगती है, हिंदी इसकी यही बनती है। दी हाउस कॉट फायर, घर में आग लग गई थी। ऑल द फर्नीचर was burnt to ashes। देखिए, दी हाउस कॉट फायर, घर में आग लगी थी। ऑल दी फर्नीचर, सारा लकड़ी का साजो सामान, वॉज बुरन टू आसेज, जलकर राख हो गई थी। सारा लकड़ी का जो साजो सामान था, सारा फर्नीचर जो था वो जलकर राख हो गया। राख को बोलते हैं आशीष। आशीष का मतलब है राख, ध्यान रखना। तो बुरन टू आशीष का मतलब है जलकर राख हो जाना। आगे तो इसका क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। देखिए, अब इसका जो सब्जेक्ट है ऑल द फर्नीचर, तो ये हुआ। और इसका सब्जेक्ट है हाउस, दोनों का सब्जेक्ट अलग है, तो इसको लिखा जाएगा। तो घर ने आग को पकड़ लिया था, यानी घर में आग लगी थी, तो दी हाउस हैविंग कॉट फायर, ये होगा इसका। तो इसमें भी परफेक्ट है, पार्टिसिपल का यूज है। तो दी हाउस ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि घर ने ही तो पकड़ी थी आग को, फिर आगे वाले में ये लिखना होगा। दी हाउस हैविंग कॉट फायर, घर ने आग पकड़ लिया था। घर में आग लगने के बाद, दी हाउस हैविंग कॉट फायर, घर में आग लगने के बाद, कॉमा ऑल ये लिखना है। ऑल द फर्नीचर was burnt to ashes। सारा लकड़ी का साजो सामान जो था वो जलकर राख हो गया था। The house having caught fire, घर में आग लगने के बाद, all that furniture was burnt to ashes, सारा फर्नीचर जलकर राख हो गया। घर में आग लगने के बाद हुआ ये सब। आगे अगला जो लिखना है, अगला देखते हैं क्या कुछ होता है। इधर साउंड स्पीकर बज रहे हैं, तो क्या है कि शादी विवाह के दिनों में कुछ ऐसा ही होता है। अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है टेगोर रॉट गीतांजलि। टेगोर रॉट गीतांजलि, टेगोर ने गीतांजलि लिखा। टेगोर रॉट गीतांजलि, टेगोर ने क्या लिखा था? गीतांजलि। टेगोर ने गीतांजलि लिखा। It is a collection of poems। ये कविताओं का एक संग्रह है। देखिए, टैगोर रॉट गीतांजलि, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीतांजलि लिखा था। गीतांजलि पुस्तक का नाम है, गीतांजलि लिखा था। इट इज ए कलेक्शन, ये क्या एक संग्रह है। किसकी संग्रह है? ऑफ पोएम्स, कविताओं का। ये कविताओं का संग्रह है, ये कविताओं का एक संग्रह है। तो हमें इसमें क्या करना है? अपोजिशन देना है इसका, यानी कि उसके बारे में लिखना है कि कैसा, किसके बारे में है वो। अब देखिए, अब कविताओं का संग्रह टैगोर, ये तो टैगोर है मान लीजिए, अब इसको हटाना पड़ेगा लास्ट में। अब हम
इसको ये जो हिस्सा है कलेक्शन, कविताओं का कलेक्शन क्या है, कहाँ कौन सा कलेक्शन है, ये कलेक्शन यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, ये आपको ध्यान तय करना है। अब गीतांजलि कहाँ लिखा है, गीतांजलि पुस्तक ये है, तो गीतांजलि ही तो है कविताओं का एक संग्रह ना। तो अब क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को यहाँ लिखेंगे, इट इज को छोड़ते हुए आगे लिखते हैं। जैसे यहाँ इसका आंसर बनेगा टैगोर, टैगोर रॉट, टैगोर रॉट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, टैगोर रॉट गीतांजलि, टैगोर रॉट गीतांजलि। अब यहाँ लगाना है कॉमा, क्या लगाना है, कॉमा, क्योंकि पहले वाला वाक्य इतना था। दूसरा जो इसके बारे में गीतांजलि के बारे में कहा गया है यही है वो, यानी इसका अपोजिशन ये है कि गीतांजलि क्या है, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक कलेक्शन, एक कलेक्शन, एक कलेक्शन, एक कलेक्शन ऑफ, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविताओं का एक संग्रह है। जो टैगोर ने गीतांजलि लिखा था, टैगोर रॉट गीतांजलि, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, टैगोर ने गीतांजलि लिखा था, गीतांजलि नाम की पुस्तक को लिखा था जो कविताओं का एक संग्रह था। अगला देखते हैं सेंटेंस। अगला जो सेंटेंस है कुछ इस तरह, चलो शेक्सपियर, यानी विलियम शेक्सपियर की बात हो रही है। शेक्सपियर, शेक्सपियर died, died in 1616। विलियम शेक्सपियर की मृत्यु 1616 में हुई थी। विलियम शेक्सपियर डाइड इन 1616। इसमें अगर किसी रोग से कोई मृत्यु होती है तो यहाँ डाइड के बाद ऑफ लगता है। अगर किसी सन में, यानी कि कोई हमें सत्र लिखना है, किस सन में कौन एक्सपायर हुआ था, ये एक्सपायर क्या, मान लीजिए पासिस अवे हुआ था, देहांत हुआ था उसका, एक्सपायर नहीं होती किसी मृत्यु के, क्योंकि वो एक्सपायरी डेट नहीं होती इंसान की कभी। तो अब क्या है कि शेक्सपियर डाइड इन लिखना होगा हमें यहाँ, क्योंकि वो पास आवे हुए थे ना, पास्ट इन 1616 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, ये तो हो गया पूरा। उसके बाद में कि शेक्सपियर की मृत्यु जो है 1616 में हुई। उसके बाद में हमें इसका दूसरा हिस्सा लिखना है, he was the greatest, he was the greatest, ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, ग्रेट का ग्रेटेस्ट किया है, उससे पहले हमने द का यूज किया, दी का यूज किया। तो he was the greatest, क्योंकि ग्रेटेस्ट जिस जो सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड होता है उसके पहले जब ये लगता है टीएससी तो इसका उच्चारण रहेगा दी, यानी बड़े वाली दी, ठीक है। तो he was the greatest, he was the greatest, he was the greatest, he was the greatest English poet, English poet, and dramatist, dramatist, dramatist। अब लिखना है कि देखिए कि शेक्सपियर डाइड इन इतना, ठीक है ना, इन डाइड इन 1616। शेक्सपियर की, विलियम शेक्सपियर की मृत्यु 1616 में हुई। ही वाज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, वह सबसे महान कह लीजिए, सबसे बड़े अंग्रेजी कवि थे, एंड ड्रामाटिस्ट, और नाटककार भी थे, ये था। तो अब हमें इसको लिखना है कि अब देखना ये है, इसको छोड़ना होगा, ही वॉज को छोड़ना होगा, क्योंकि ही वॉज के स्थान पर हमें, हमारे पास में क्या है, शेक्सपियर। जब हमारे पास नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो हमें
आवश्यकता नहीं होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ शेक्सपियर। तो SHAKESPEARE शेक्सपियर। डाइड शेक्सपियर इसके बारे में लिखना है। देखिए अब हम इसको, ये जो हिस्सा है द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, ये लास्ट में नहीं लिख सकते, क्योंकि लास्ट में लिखने का मतलब होगा कि ये थोड़ा ही मरा था, मान लीजिए ये थोड़ी मरा था, सन थोड़ा ही मरा था ये। अब इसमें सन की मृत्यु नहीं हुई थी, मृत्यु किसकी हुई थी? शेक्सपियर की मृत्यु हुई थी। तो हमें शेक्सपियर के बारे में लिखना है, तो यहाँ हमें कोमा लगाना होगा। शेक्सपियर कौन था, हमें इसका परिचय देना है, अपोजिशन देना है इसका। तो क्या करना है, दी लिखना होगा। तो दी ग्रेटेस्ट, ये कौन थे ये बताना, इनका परिचय देना है। ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, ये लिखा पोएट कवि को बोलते हैं, पोएटेस कवियत्री को बोलते हैं। तो शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, फिर और क्या थे, एंड ड्रामाटिस्ट, एंड आल्सो ड्रामाटिस्ट। तो ड्रामाटिस्ट, तो जो सबसे बड़े अंग्रेजी कवि और नाटककार थे शेक्सपियर। तो इनका परिचय हो गया, फिर कोमा यहाँ भी लगाना है, क्योंकि ये टुकड़ा अलग से जोड़ा गया जो हमने बीच में रखा, क्योंकि इनका ये वर्णन किया गया इसमें, इनके बारे में ही ये बोला गया है, ये ध्यान रखना है। अब लिखना क्या है कि डाइड इन 1616, अब लिख दीजिएगा डाइड इन 1616, ये हुआ डाइड इन 1616, ये हुआ क्लियर, पूरा हुआ। अब यहाँ देखिएगा, शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट एंड ड्रामाटिस्ट डाइड इन 1616। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं रही कि शेक्सपियर कौन थे वो, द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट एंड ड्रामाटिस्ट डाइड इन 1616। अब मैं लिखता हूं कि माय फ्रेंड इज स्टिल अपसेट, मेरा मित्र अभी भी बेचैन है। माय फ्रेंड इज स्टिल अपसेट, मेरा मित्र अभी भी बेचैन है। His dog has died, उसका कुत्ता मर गया है, उसका कुत्ता जो है वो मर गया है। My friend is still upset, मेरा मित्र अभी भी बेचैन है, परेशान है। His dog has died, उसका कुत्ता जो था वो मर चुका है, यानी मर गया है। मर चुका है का मतलब मर गया है। अब हमें इसको लिखना है, तो कैसे लिखना है कि माय फ्रेंड, सबसे पहले हम लिखेंगे माय फ्रेंड। अब इसको, ये जो टुकड़ा है इसको समझने की आवश्यकता है। किस बात को लेकर वो परेशान है, किस बात को लेकर वो बेचैन है? कुत्ते की मृत्यु को लेकर, ये बात हमें उसमें लिखना है। कुत्ते की मृत्यु को लेकर मेरा मित्र परेशान है, ये बात लिखनी है हमें। तो लिखना है कुछ इस तरह, माय फ्रेंड is still upset। किस बात को लेकर? अबाउट लगाइएगा अपनी तरफ से अबाउट प्रेपोजिशन डालना होगा। अबाउट हिज यानी वह जो है ना, तो अबाउट हिज, मेरा मित्र, वो अपने ही कुत्ते के बारे में है ना, हाँ, तो अपने कुत्ते की मृत्यु को लेकर वो बेचैन है। तो माय फ्रेंड इज स्टिल अपसेट अबाउट हिज डॉग्स डेथ। तो डॉग लिख करके यहाँ अपोस्ट्रोफी डालिएगा और ये जेनिटिव केस डाल दीजिए, संबंधवाचक डालिएगा इसमें। तो इसमें ये
his dog's death. अब ये डाइड का नाउन क्या बनेगा? डेथ, तो डेथ लिख दीजिएगा, DEATH, डेथ ये हुआ। तो माई फ्रेंड इज स्टिल अपसेट अबाउट हिज डॉग्स डेथ। मेरा मित्र अपने कुत्ते की मृत्यु के बारे में अभी भी बेचैन है, अर्थात परेशान है, हतोत्साहित है। मेरा मित्र अभी भी अपने कुत्ते की मृत्यु को लेकर परेशान है, ये आप कह सकते हैं। इसकी हिंदी तो आप कुछ भी बना सकते हैं इस तरह से आगे, लेकिन लिखा इस तरह से आएगा, अबाउट लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से, यानी अपसेट के बाद में अबाउट आना इस तरह से होगा। यानी अब परेशान है किस बारे में, किसको लेकर, किस बात के कारण वो, यानी कारण बताना है आपको। इसमें अबाउट के तो बहुत से प्रयोग होते हैं, अबाउट का प्रयोग हम यहाँ जो ये अबाउट आया है कारण दर्शाने के लिए, यानी कारण बताने के लिए कि मेरा मित्र परेशान है, अभी भी परेशान है। किस बात के कारण परेशान है? हिज डॉग्स डेथ, अपने कुत्ते की मृत्यु के कारण वो परेशान है। तो ये कारण बताने के लिए हमने अबाउट का यूज किया। अबाउट का यूज कारण बताने के लिए भी किया जा सकता है, जो यहाँ किया गया है, आप देख लीजिए आगे। अगला सेंटेंस देखिए, अगला जो है जैसे मान लीजिए अगला वाक्य मैं लिखता हूं आई परचेज ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा, मैंने एक पेन खरीदा। आई परचेज ए पेन, आई पेड, मैंने पैसे दिए, आई पेड 10 rupees, आई पेड 10 rupees फॉर इट, मैंने इसके लिए 10 रुपए दिए। आई परचेज द पेन, मैंने एक पेन खरीदा। आई पेड, मैंने पैसे दिए, मैंने भुगतान किया 10 रुपीज, 10 रुपए का, किसके लिए? फॉर इट, इसके लिए, यानी पेन के बदले में मैंने 10 रुपया दिया। फॉर यहाँ क्यों आया है? फॉर का मतलब है कि के बदले में कोई काम होना। फॉर तभी आप इसमें हम यूज कर रहे हैं, इस प्रकार का अगर फॉर आता है ना, फॉर के तो बहुत से यूज है, लेकिन यहाँ जो फॉर आया है किसके बदले, यानी पैसे के बदले उसने पेन दिया, तो आपने उसको पैसा दिया है और उसने आपको पेन दिया है, ये मतलब है, यानी बदले में ये चीज हुई है, यानी कि खरीदा गया है, तो ये बदले में, किसके बदले में कौन सा काम हुआ, तो हम फॉर का यूज कर सकते हैं यहाँ। जैसे चाय के बदले कॉफी पीना, ठीक है ना, तो यहाँ फिर हम फॉर की यूज कर सकते हैं। यहाँ बदले में ये नहीं लिखना कि उसमें कोई बदले वाली बात शब्द नहीं देना इसमें, तो आगे लिखते हैं। तो आई परचेज ए पेन, तो इसमें आंसर बनेगा आई परचेज, आई परचेज मैंने खरीदा, आई परचेज मैंने खरीदा, क्या खरीदा? ए पेन, ये पेन खरीदा, मैंने एक पेन खरीदा। अब इसको हटा दीजिएगा, अब इसको भी जो है आई पेड ए पेन, ये हो गया। अब इसको भी हटा दीजिएगा, ये भी काम नहीं आएगा। आई परचेज ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा, कितने रुपए में? तो कितने रुपए में, तो ये फिर फॉर यहाँ लिखना पड़ेगा, फॉर 10 रुपीज, फॉर 10 रुपीज, ये हो गया, फॉर 10 रुपीज, 10 रुपए में। आई परचेज ए पेन फॉर 10 रुपीज, मैंने 10 रुपए में पेन खरीदा। या फिर हम ये इस प्रकार के वाक्य में यूं भी लिख सकते हैं, आई परचेज ए पेन फॉर द सम ऑफ 10 रुपीज, यानी 10 रुपए की धनराशि में, फॉर द सम ऑफ 10 रुपीज, ये भी है। तो मैंने पेन खरीदा कितने में? फॉर 10 रुपीज, या फॉर द सम ऑफ 10 रुपीज, 10 रुपए की धनराशि में। आगे इस तरह से इनको जो है सिंथेसाइज किया जाता है, संयोजित किया जाता है। आगे अगला जो सेंटेंस है, he had to go to market, MARKET, मार्केट, उसे बाजार जाना था। he had to go, उसे जाना था, कहाँ? टू मार्केट, बाजार, उसे बाजार जाना था। अब दूसरा वाक्य है he went to the fair, वह मेले में चला गया।
he went to the fair, वह मेले में चला गया। कहाँ चला गया? मेले में। अब इसको हमें हल करना है। अब he had to go to market, उसे बाजार जाना था। he went to the fair, वह मेले में चला गया। बाजार जाना था, मेले में चला गया, कुछ उल्टा हो गया, सही नहीं हुआ। तो क्या करना है इसमें कि बाजार जाने की बजाय वह मेले में चला गया। अब की बजाय, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे? या तो करें इन स्पाइट ऑफ का, या फिर डिस्पाइट का यूज कर लें। डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज नहीं हो सकता, इन स्पाइट ऑफ का ही यूज हो सकता है। की बजाय यानी कि के बावजूद, ये मतलब इसका, की बजाय। तो इन स्टीड ऑफ, इन स्टीड ऑफ का यूज करेंगे इसमें, इन स्पाइट ऑफ का नहीं करेंगे। तो इसमें इन स्टीड ऑफ का यूज करेंगे। देखिए, तो इन स्टीड, STEAD, इन स्टीड ऑफ, इन स्टीड ऑफ का यूज करेंगे, इन स्पाइट ऑफ का नहीं करेंगे। तो उनका यूज अलग से होता है। इन स्टीड ऑफ, इन स्टीड ऑफ ये हटा देते हैं इतना, इन स्टीड ऑफ। अब आगे जो हम ये प्रीपोजिशन के बाद में जो हम वर्ब लगाते हैं उसमें आईएनजी लिखते हैं, क्योंकि वो जेरेंट का रूप लेता है। तो गोइंग, इन स्टीड ऑफ गोइंग टू मार्केट, मार्केट बाजार जाने के अलावा, बाजार जाने की बजाय, इन स्टीड ऑफ गोइंग टू मार्केट, बाजार जाने की बजाय। अब कॉमा लगाइएगा और लिखिए ही वेंट टू द फेयर, ही वेंट टू, he went to the fair, he went to the fair, वह मेले में चला गया। फेयर मेला, ठीक है। फेयर में वैसे किराया भी होता है, लेकिन ये वाला नहीं होता, स्पेलिंग दूसरी होती है, FARE होता है वो फेयर, किराया। तो आगे देखिए, इन स्टीड ऑफ गोइंग टू मार्केट, बाजार जाने की बजाय he went to the fair, वह मेले में चला गया। तो मुझे उम्मीद है कि आज के सारे वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे, और अधिक से अधिक मेरे इस जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।